हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 का कोर्स और इसके अंतर्गत हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, जो है संविधान। संविधान में हमने संविधान क्यों बनाया जाता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और साथ ही हमने ये समझा कि जो हमारा संविधान है उसको व्यवहारिक रूप में किस तरह से लाया जाता है। अब ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि हमने संविधान के बारे में समझ लिया कि संविधान क्या है। अब हम इसमें निहित अधिकार के बारे में जानेंगे कि ये संविधान हमें अधिकार कौन कौन से देता है और किस तरह से देता है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरी बुक में हम क्या क्या जानने वाले हैं, जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंतर्गत। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये है, जो हमारा ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमारे संविधान में मूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मूल का अर्थ होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो जड़, यानी कि किसी भी चीज़ की नींव। अगर हम जड़ को बात करें पौधे के सेंस में, तो पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे वाली चीज़ है, इधर पौधा है, इधर ये जड़ है, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारे अधिकार हैं उनका ये मूल अधिकार है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें हमारे अधिकारों की नींव है। दूसरे में हम ये समझेंगे कि उन अधिकारों को दे तो दिया गया है, पर इनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। और तीसरा हम ये देखेंगे कि इन अधिकारों को सुरक्षित करेगा कौन और इनकी व्याख्या कौन करेगा, और वो है न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका की भूमिका के बारे में भी हम जानेंगे। और चौथा है हमारा मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मतलब कि हम यहाँ पे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अधिकार होता क्या है, आखिर ये अधिकार का मतलब क्या है और हमारे संविधान में कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ये सवाल है कि अधिकार क्या होता है। आपने जो पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो आपने सुना होगा कि हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है। तो ये घोषणा पत्र आखिर क्या है? घोषणा पत्र आपने देखा होगा कि हर पार्टी अपना अपना जारी कर रही है, उसमें कुछ कुछ बिंदु देते हैं। जैसे कि किसी पार्टी ने 10 पॉइंट दे दिए कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे। तो ये क्या हुआ? अगर हम ये बात करें यहाँ पे संविधान के सेंस में, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान हमें एक गारंटी कार्ड दे रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी पार्टी सत्ता में आने से पहले एक गारंटी कार्ड देती है कि हम ये काम करेंगे, उसी प्रकार से जब हमारे संविधान बना तो उसमें कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई कि हम इस तरह से नागरिकों को ये गारंटी कार्ड देते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, ये कि जो अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है संविधान में, वो क्या है? एक तरह से नागरिकों का गारंटी कार्ड है। अब इसको हम परिभाषा में देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। अब हम बात कर रहे हैं गारंटी कार्ड की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार इसे किसी भी अवस्था में ऐसे नहीं है कि छीन सकती है। ठीक है, ऐसे अधिकारों को हम कह रहे हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। अगर हम बात कर रहे हैं सरकार किसी भी अवस्था में नहीं छीन सकती, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार कभी भी किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती, रोक नहीं सकती? ऐसा नहीं है। इसके कुछ आप देखेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि आप इसको अगर बात करें संविधान की भाषा में, तो इसे हम कहते हैं युक्ति युक्त प्रबंधन। युक्ति युक्त प्रबंधन का क्या मतलब है कि आप कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है, आप कोई भी चीज देख लीजिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो युक्त प्रबंध कुछ न कुछ लगाए जाते हैं और उसे ही हम कहते हैं औचित्यपूर्ण प्रबंध। तो उसको हम समझेंगे कि वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इसमें पहला पॉइंट ये है कि 1928 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है? मोतीलाल नेहरू समिति 1928 में। अतः स्वतंत्रता के समय से पहले ही यह सुनिश्चित था कि मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता के समय जब हम अपना संघर्ष कर रहे थे, तब से ही कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे सामने आनी शुरू हो गई थी कि हम अपने संविधान में क्या क्या शामिल करने वाले हैं, और उसमें से एक हमारा मौलिक अधिकार भी था।
अगला पॉइंट ये समझिए कि हमें ये क्यों दिया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बिंदु, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि मौलिक अधिकार हमें क्यों दिया जाता है, तो इसका जवाब होगा राज्य की निरंकुशता से बचाने के लिए। मतलब कि राज्य कहीं निरंकुश ना हो जाए, वो जो चाहे वो ना करने लग जाए या फिर किसी भी तरह का नियम बना दे। इससे बचाने के लिए संविधान ने नागरिकों को हमें जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान किया है। अब इसकी सुरक्षा कौन करता है? स्वयं संविधान। ठीक है, अगर हम इसके एग्जीक्यूट की बात करेंगे कि कौन इसको कर रहा है, तो वो न्यायपालिका कर रही है। लेकिन न्यायपालिका कर कैसे रही है? क्योंकि संविधान स्वयं इसको सुरक्षित करता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। मतलब जो साधारण बहुमत होता है उससे ही जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है, तो जवाब होगा हाँ, उसे हटाया जा सकता है, परंतु विशेष बहुमत से, सामान्य बहुमत से नहीं। ठीक है, अगला आप ये देखिए, स्टेट का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। स्टेट का कोई भी अंग का क्या मतलब है? यानी कि जैसे हमारी हो गई है विधायिका, तो मतलब विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। या फिर कार्यपालिका, अब कार्यपालिका के तहत बहुत सारी चीजें जाती हैं जो हमारे एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है इसका कॉन्सेप्ट है क्या और जो सरकार है उसे हमें किस तरह से बचा रहा है। ठीक है, देखिए, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने का जो काम है वो हमारा मौलिक अधिकार कर रहा है, पर किस तरह से कर रहा है ये देखिए। इसमें एक सेकेंड, सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति या उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ये मौलिक अधिकार है इसकी रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं संविधान कर रहा है। लेकिन किसके माध्यम से? तो जो संविधान करवा रहा है वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है हमारा न्यायपालिका। ठीक है, पहले पॉइंट में हम ये जानते हैं कि न्यायपालिका जो है वो हमें हमारे मौलिक अधिकार को बचाता है। और मौलिक अधिकार क्या कर रहा है? संविधान की शक्तियों पर सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगा रहा है। अगला पॉइंट, इसके पहले हमने समझ लिया है कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है इसके किसी भी कार्य या निर्णय से यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे ये हो गए कि किस तरह से सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा रहा है मौलिक अधिकार के माध्यम से। अगला पॉइंट ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी करूं और मैं बोलूं ये मेरा मौलिक अधिकार है? नहीं, मैं हो सकता है कि मेरे अधिकारों से किसी और के अधिकारों की स्वतंत्रता छिन रही हो। तो ऐसे में हर व्यक्ति को निरंकुश नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जो कोई भी अधिकार है वो कभी भी असीमित नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया गया है? कुछ विशेष परिस्थितियों में, अब देखिए, अगर ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, मौलिक अधिकार कभी हटाए ही नहीं जा सकते या उन्हें कुछ समय के लिए रोका नहीं जा सकता, तो हो सकता है कि देश के सामने ऐसी परिस्थितियां आई तो उस समय सरकारें क्या करेंगी? तो सरकार को पूरी तरह से कमजोर नहीं किया गया, यहाँ पे सरकार को थोड़ी सी ताकत दी गई है। और वो किस माध्यम से? वो ये कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। औचित्यपूर्ण का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के अधिकार ही छीन लेगी सरकार। ठीक है, तो जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, ये कभी भी नहीं छीना जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के समय में या किसी इस तरह की विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए रोके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। वैसे तो जब संविधान हमारा बना था तो हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, तो संविधान जब बना ओरिजिनली हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो 7वां था वो कौन सा था? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है और वो कब हटाया गया वो हम आगे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहला हमारा है समता का अधिकार,
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और फिर हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बारी बारी से इन सभी अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से हमारे आर्टिकल आते हैं यानी अनुच्छेद आते हैं वो भी पढ़ेंगे। चलिए, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने के स्तर पे समझें तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी देख लेते हैं गाइस कि इसमें हम क्या है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें जो हमारा अधिकार था उसमें ये सब चीजें डालनी पड़ी। अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें देखें, देखिए जो हमारा समता का अधिकार है वो हमारा आता है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें हमारे पास ये अनुच्छेद दिए गए हैं 5। ठीक है, अब हम अगर ये पूछें, सवाल हमारे पास ये है कि आखिर हमें इन अधिकारों की अलग से जरूरत क्या पड़ी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ये तो बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि समानता होगी, स्वतंत्रता होगी। आखिर हमने स्वतंत्रता पा ली है, हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया है, स्वतंत्रता पा ली है, तो फिर हमें इसे अलग से इसमें संविधान में जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। इससे साफ पता चल रहा है कि समता का अधिकार अगर अलग से जोड़ा जा रहा है मतलब हमारी जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं असमान थी। ठीक है, तो यही कारण था कि हमें इसे अलग तरीके से मौलिक अधिकार बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी थी अब इसको पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहला ये है कि आर्थिक दृष्टि से जो उच्च एवं निम्न वर्ग में व्याप्त असमानता है, इसको तो आप आज भी देख सकते हैं, इनफैक्ट आज आप ज्यादा देख सकते हैं कि जो उच्च वर्ग है वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है और जो निम्न वर्ग है वो गरीब हो गया है। तो इनके बीच की जो असमानता है इसके लिए हमें समानता का अधिकार जोड़ना जरूरी था। और दूसरा जो हमारी सामाजिक समस्या है जो हमारी आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है वो है धर्म, जाति, लिंग या अन्य आधारों पर भेदभाव जो होता है वो उसके आधार पर। तो इस वजह से आप ये कारण गिना सकते हैं कि हमें समता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम आर्टिकल के नजरिए से देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब इसमें हमारे पास 5 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा कानून के समक्ष समानता, ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14 हो गया। अगला है हमारा धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो होता है उसके खिलाफ, और ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 है। अगला है रोजगार के में अवसर की समानता, ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 है। और अगला है छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17 है। और ये हो आखिरी हमारा है समता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 18, जिसमें हम बात करते हैं उपाधियों के अंत के बारे में। अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। कानून के सामने चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई एक गरीब इंसान हो, गांव का किसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान कानून के सामने समान है। मतलब हर किसी के लिए अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो जिस तरह से जो कानून एक गरीब इंसान पे लागू होगा वही कानून एक अमीर इंसान पे भी लागू होगा। इसे ही हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 15, जिसके अंतर्गत हम क्या बात करते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। वो हमारा आर्टिकल नंबर 15 में है। अभी धर्म के आधार पर भी अगर आप वंश के आधार पर देखें या जाति व्यवस्था देखें तो हर आधार पर देखिए भेदभाव तो आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है। हालांकि पहले से काफी कम हुआ है लेकिन फिर भी आज भी है। तो इसी वजह से इसको हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। अगला है हमारा रोजगार में अवसर की समानता। मतलब हमारे जो रोजगार है उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। ये बताता है आर्टिकल नंबर 16। अब देखिए, रोजगार में अवसर की समानता की बात कर रहा है आर्टिकल, तो आपके सामने मन में एक सवाल आ सकता है कि तो फिर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये क्या है। मतलब कि एक व्यक्ति को अगर किसी कुछ नागरिकों को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है तो क्या यह अन्य नागरिकों के साथ असमानता नहीं हुई। ये सवाल आपका बिल्कुल सही है अगर ऐसा सवाल मन में आ रहा है तो, लेकिन ये असमानता नहीं है। क्यों नहीं है ये हम इसे आगे समझेंगे। संविधान ने ही स्वयं इसे हमें अच्छे से बताया है आर्टिकल के माध्यम से।
अगला आर्टिकल है छुआछूत का अंत, जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारी सामाजिक समस्याएं थी समाज में व्याप्त, वो आज भी है, पहले भी थी, आज थोड़ी कम हो चुकी है, पहले बहुत ज्यादा थी। तो पहले आप सुनते होंगे कि बहुत सारा आपने पढ़ा होगा कि कैसे छुआछूत था, कोई व्यक्ति किसी को छू नहीं रहा है, कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्हें गांव से बिल्कुल अलग रखा गया है, वो कुएं के पानी नहीं ले सकते, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को समान अवसर, समान चीजें प्रोवाइड करने के लिए हमारे संविधान में छुआछूत का अंत भी ऐड किया गया, और ये आता था हमारे अनुच्छेद 17 में। अगला है हमारा उपाधियों का अंत, ये हमारे अनुच्छेद 18 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था, जब ब्रिटिश भारत था, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने कुछ हमें ऐसे लोग थे जैसे जमींदार हो या कुछ ऐसे लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अपने अपने जो उनके होते हैं कि अपने अंदर बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि कुछ ऐसे भारतीय हों जो उनके साथ हों, उनके काम में उनका सहयोग करें। तो उसके लिए उन्होंने उनको अलग अलग तरह की उपाधियां दी हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल राय बहादुर, अभी तो एक ही नाम याद आ रहा है मुझे। तो इस तरह की बहुत तरह की उपाधियां थी जो उन्होंने दी हुई थी। तो जैसे ही हमने आजादी पाई, हमने तुरंत ही इस तरह की सभी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया। इसके साथ ही हमने इसके अंतर्गत ये भी आता है हमारे संविधान में कि जो भारत सरकार द्वारा जितने भी अलंकरण दिया जाता है, अलंकरण आप समझ रहे हैं, जो जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, तो ये सभी चीजें जो दिए जाते हैं वो एक सम्मान है, ठीक है, वो सम्मान है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि वो उसको एज अ उपाधि यूज नहीं कर सकता। वो एक सम्मान है, अलंकरण है, पर उसको ऐसे उपाधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा सारा आर्टिकल हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और इसके अंतर्गत आता है हमारे 5 अनुच्छेद, ठीक है, 5 अनुच्छेद आते हैं टोटल, और ये हमारा समता का अधिकार यहाँ पे खत्म होता है। इसके पहले हम अभी थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, फिर ये हम वीडियो खत्म करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल नंबर 16 में कि रोजगार में अवसर की समानता है, और इसमें एक सवाल ये उठ रहा था कि आरक्षण क्या है, और क्या इसमें क्या है कि भाई आरक्षण तो दिया हुआ है। देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 16(4) है, ठीक है, 16 में हम बात करते हैं रोजगार के अवसर की समानता की, और 16(4) में हम ये बात करते हैं कि कोई भी जो बात है, अगर कोई राज्य के पिछड़े हुए नागरिक हैं और कोई भी वर्ग है, अगर राज्य को ऐसा लगता है, किसी भी राज्य की राय में ऐसा लगता है राज्य को कि कोई एक वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, ठीक है, तो ऐसे में वो राज्य उस वर्ग को आरक्षण दे सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह से राज्य को विधायन करने का अधिकार दिया जा रहा है, कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, या आरक्षण देने का अधिकार दिया जा रहा है। आप इसके तहत कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि किसी और व्यक्ति को आरक्षण दिया जा रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और यही प्रावधान हमारे संविधान ने इसीलिए कर दिया है ताकि ऐसी कोई समस्या आगे चल के ना आए। पर आपके मन में क्या है सवाल आ रहा है कि जो आरक्षण है क्या नागरिक की क्षमता के अधिकारों का उल्लंघन करता है? अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों है, यहाँ पे आपको देखिए इसका आंसर मिलेगा। जो हमारा यह अनुच्छेद है ये साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? इसका कारण एक ही पॉइंट है, और बहुत ही सिंपल सा कारण है कि जब एक वर्ग या बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ग थे जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके, तो वो काफी ज्यादा पिछड़ गए। अब उन्हें अपनी बराबरी में लाने के लिए कुछ हमें आरक्षण देना पड़ेगा ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा आप ये देख सकते हैं पॉइंट में, संविधान में निहित अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है। मतलब ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 16 है इसमें क्या कहा गया है कि भाई अवसर की समानता होगी, सब हर व्यक्ति को रोजगार में अवसर की समानता होगी। अब हमने पहले क्या किया था, हम कह रहे थे कि अगर कोई जूते बनाने वाला आदमी है जो भी है तो वो जूते ही बनाएगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता। तो हमने उसके कार्य को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो वो कैसे हुआ फिर? रोजगार की समानता तो वो हुई ही नहीं। इसीलिए ये संविधान हमें ये आर्टिकल देता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे
जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले रोजगार के अवसर की समानता को पूरा करने के लिए ही शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका जो ये समता का अधिकार है खत्म होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपना जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है, पर ये काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें, और आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो अगला आर्टिकल होगा ये 19 से लेकर के 22 तक होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, और ये हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।